स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप देखो, इस फोर्स की वजह से टोटल बोल्ट हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4, 4 बोल्ट है ना। तो इन चारों में ये फोर्स डिवाइड हो जाएगा। तो किसी एक बोल्ट पर कितना फोर्स हो जाएगा बताओ। 25/4 प्राइमरी शीयर फोर्स 25/3 हो जाएगा किलो न्यूटन में। तो प्राइमरी शीयर स्ट्रेस कितना हो जाएगा बताओ, 25/3 डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ द बोल्ट। एरिया ऑफ द बोल्ट मतलब वही पाई बाय 4 सी स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। शियर स्ट्रेस, ये शियर स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा बोल्ट के। सर हाँ सर बोल्ट्स तो 4 है सर, आपने 25/3 किया है। हाँ 4 से डिवाइड होगा तो इट इज 6.25, एक तरह से हो जाएगा 6.25 डिवाइडेड बाई ए। और यदि न्यूटन में बात करें तो 6250 डिवाइडेड बाई ए। अब न्यूटन में हो गया, न्यूटन में पहले कर लेना बेटर है, क्योंकि बाद में यदि आपको यूनिट कन्वर्जन ध्यान नहीं रहा तो आपका आंसर गलत आ सकता है ना। तो पहले कन्वर्ट कर लो, बेटर है। तो 6250 डिवाइडेड बाई ए, इट इज आवर प्राइमरी शियर स्ट्रेस। अब देखो, इस बोल्ट की वजह से इसमें क्या हो रहा था, स्ट्रेच हो रहा था, है ना, स्ट्रेच हो रहा था। तो स्ट्रेच होने का मतलब है कि इस बोल्ट के अंदर स्ट्रेच हो रहा है, मतलब इस बोल्ट में कौन सा स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। जब किसी बोल्ट में स्ट्रेच हो रहा हो तो समझो उसके अंदर कौन सा स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, सिग्मा टी, टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो इस वाले केस में एक तो प्राइमरी शेयर है और सेकेंडरी वाला शेयर नहीं है, वो टेंसाइल स्ट्रेस। तो दोनों का नेचर डिफरेंट है। एक शेयर भी एक्ट कर रहा है जो डायरेक्ट शेयर है, और एक आपका सिग्मा टी भी एक्ट कर रहा है, टेंसाइल स्ट्रेस। तो अब दूसरा जो स्टेप होगा, स्टेप 2, उसमें हमको सिग्मा टी फाइंड करना है। ठीक है, पहले स्टेप में हमको टाउ फाइंड करना है, दूसरे स्टेप में सिग्मा टी फाइंड करना है। सिग्मा टी को फाइंड करने के लिए सबसे पहले कांस्टेंट निकालना है। कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, m अपॉन r1 स्क्वायर वगैरह होता था ना। तो अब r1 की जगह पे यहां हो जाएगा l1 स्क्वायर प्लस l2 स्क्वायर प्लस l3 स्क्वायर प्लस l4 स्क्वायर। अब ये l1 l2 l3 l4 आपके क्या है, डिस्टेंस है टिल्टिंग पॉइंट से, टिल्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस। तो l1 की डिस्टेंस है 550, l2 वाली डिस्टेंस है ओनली 50। ठीक है, तो देखो यार, मैं बोल्ट की नंबरिंग कर दूं, मान लीजिए 1 2 3 4। तो फर्स्ट बोल्ट की डिस्टेंस कितनी हो गई 550, सेकंड बोल्ट की डिस्टेंस कितनी हो गई, वो भी 550, थर्ड बोल्ट की डिस्टेंस कितनी हो गई ओनली 50 मिलीमीटर, और फोर्थ बोल्ट की डिस्टेंस कितनी हो गई ओनली 50 मिलीमीटर। तो L1 L2 L3 L4 ये आपको मिल गई। और ये जो L1 L2 मैंने लिखे हैं ये रो के हिसाब से हैं, तो मैं इसको A लिख देता हूं, LA, A रो एंड B रो। रो नंबर ए में जितने भी बोल्ट होंगे उन सबका डिस्टेंस 550 है, और रो नंबर बी में जितने भी बोल्ट होंगे उन सबका डिस्टेंस 50 मिलीमीटर है। ठीक है, अब मूवमेंट तो फोर्स इंटू इसेंट्रिसिटी होता है। फोर्स की वैल्यू 25 है, इसेंट्रिसिटी 500 है, तो मेरा मूवमेंट हो गया 25,000, न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया 25 को, इंटू 500 डिवाइडेड बाई L1। L1 कितना है 550, so it is 550 square. L1 is the length from the tilting point. ठीक है, और वहां पे R1 क्या था, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और यहाँ पे टिल्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। सो इट इज 550 स्क्वायर, L2 भी 550 है, अगेन 550 स्क्वायर, L3 50 है, इट इज 50 स्क्वायर, L4 भी 50 है, इट इज 50 स्क्वायर। जरा इसको सॉल्व कर दीजिए, कितनी वैल्यू आ रही है कांस्टेंट 20.49। वेरी गुड। इसकी यूनिट बता सकते हैं क्या होगी, न्यूटन पर एमएम, एज यूजुअल पहले की तरह। सी मिल गया। अब बताओ इस वाले बोल्ट में कितना फोर्स डेवलप होगा, उसको हम बोलेंगे P1 डबल डैश, है ना। इस वाले रो में जो बोल्ट हैं, है ना, इस वाली रो में जो बोल्ट हैं, जितने भी बोल्ट हैं उन दोनों में जो फोर्स डेवलप होगा, तो P1 डबल डैश और P2 डबल डैश आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों बोल्ट सेम रो में हैं। तो इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी CL1
है ना। अब सी आप निकाल चुके हैं 20.49 और L1 आपका कितना है 550, मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना है। 11269.5। यस, P1 डबल डैश आ गया 11269.5। यूनिट बता सकते हैं? न्यूटन। न्यूटन में ही आएगा, हम न्यूटन। सारा काम न्यूटन में कर रहे हैं। ठीक है, अब इस पे तो फोर्स हो गया Cl1, इस पे हो गया Cl2, L1 L2 बराबर है, C बराबर है, तो दोनों पे फोर्स बराबर ही आएगा। अब P3 डैश और P4 डैश, इनके फोर्स होंगे Cl3 और Cl4। L3 L4 बराबर है, इसलिए दोनों पे फोर्स बराबर आएगा, लेकिन इनका फोर्स कम आएगा क्योंकि L3 L4 की वैल्यू कम है। तो L3 L4 के फोर्स निकालने की हमें जरूरत नहीं है, नो नीड, क्योंकि ये हैवीली लोडेड नहीं है, इसलिए इनमें हम अपना टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, अब हमें हैवीली लोडेड बोल्ट पता लग चुका है। बोल्ट नंबर 1 और बोल्ट नंबर 2 ये दोनों इक्वली हैवीली लोडेड हैं, तो किसी भी एक बोल्ट पे आप काम कर लीजिए डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी एक बोल्ट पर, चाहे 1 पे चाहे 2 पे। तो इट्स बेटर कि हम 1 पे ही काम कर लें। तो अब 1 वाले बोल्ट पे ध्यान दीजिए, बोल्ट नंबर 1, अब सारी स्टडी बोल्ट नंबर 1 पे चलेगी। तो बोल्ट नंबर 1 पर शियर स्ट्रेस कितना है 6250 बटे ए। शियर स्ट्रेस कितना है 6250 बटे ए। ठीक है, इसकी यूनिट क्या है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब इसी वाले बोल्ट पर टेंसाइल फोर्स कितना है 11269.5। 11269.5 ये तो टेंसाइल फोर्स है, इसको एरिया से डिवाइड कर दें तो ये टेंसाइल स्ट्रेस आ गया। ठीक है, तो बोल्ट नंबर 1 जो कि हेवीली लोडेड है उस पर इतना तो शियर स्ट्रेस है, इतना टेंसाइल स्ट्रेस है, तो रिजल्टेंट टेंसाइल स्ट्रेस क्या होगा बताओ, कौन बताएगा? जब किसी कंपोनेंट पर शियर भी होता है टेंसाइल भी होता है तो रिजल्टेंट टेंसाइल क्या होता है? रिजल्टेंट टेंसाइल स्ट्रेस प्रिंसिपल स्ट्रेस के बराबर होता है ना। तो इस क्वेश्चन में आपको कौन सी थ्योरी यूज करने को बोली गई है? प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी यूज करने को बोली गई है। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी के अकॉर्डिंग सिग्मा 1 कितना होता है सिग्मा टी बाई 2 प्लस अंडर रूट सिग्मा टी बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। तो ये हमारा रिजल्टेंट टेंसाइल है जो प्रिंसिपल स्ट्रेस है। ये बात समझ में आई? बहुत अच्छे से समझो, जब किसी बोल्ट पर शियर भी एक्ट कर रहा है टेंसाइल भी एक्ट कर रहा है तो हमने रिजल्टेंट टेंसाइल निकाल लिया इस फॉर्मूले से। ठीक है, अब ये रिजल्टेंट टेंसाइल कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए 35 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द अलाउएबल टेंसाइल स्ट्रेस इन द बोल्ट शुड नॉट बी एक्सीड 35 मेगापास्कल। तो यहां से जो भी फिगर आएगी समथिंग डिवाइड बाई ए, ऐसा ही कुछ फिगर आएगा। देखो समथिंग डिवाइड बाई ए, समथिंग डिवाइड बाई ए, टॉ की वैल्यू क्या है समथिंग डिवाइड बाई ए, सिग्मा टी क्या है समथिंग डिवाइड बाई ए, तो फिर रिजल्टेंट भी क्या आएगा समथिंग डिवाइडेड बाई ए। दिस शुड नॉट बी ग्रेटर देन 30। तो इक्वल टू 30 करके आप यहां से एरिया फाइंड कर लीजिए। एरिया फाइंड होते ही एरिया क्या है आपका पाई बाय 4 डीसी स्क्वायर, तो आपको डीसी मिल जाएगा। डीसी मिलते ही आपको डी मिल जाएगा, डी मिलते ही आपको बोल्ट का साइज मिल जाएगा M12 M14 M16 जो भी होगा। सो दिस इज दी प्रोसीजर। इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए। मैं प्रोसीजर देखो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं। सबसे पहले मुझे निकालना है शियर फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, 25 किलोन्यूटन का फोर्स है, पहले चारों बोल्ट पे डिवाइड किया 6.25 हो गया सिंगल बोल्ट पे, तो सिंगल बोल्ट पे प्राइमरी शियर निकाल लो, फिर टेंसाइल स्ट्रेस निकाल लो, कांस्टेंट निकालो, कांस्टेंट के बाद वही P1 डबल डैश निकालो, एरिया से डिवाइड करो, सिग्मा टी आ जाएगा। टॉर सिग्मा टी होने से आपको रिजल्ट प्रिंसिपल स्ट्रेस कैलकुलेट कर लो, तो आपका ये प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मान लीजिए इसी क्वेश्चन को प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी से ना करके मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी से करना होता, किससे करना होता मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी से, तो क्या करते? देखो किसी बोल्ट पर शियर भी एक्ट कर रहा है टेंसाइल भी एक्ट कर रहा है, तो रिजल्टेंट शियर कितना है
तो रिजल्टेंट शियर के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है? रिजल्टेंट शियर के लिए हमारे पास फॉर्मूला है tau max इज गिवन बाय अंडर रूट सिग्मा टी होल स्क्वायर प्लस tau स्क्वायर। तो रिजल्टेंट शियर ये होता है और रिजल्टेंट टेंसाइल जो है वो प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है, और उसके लिए फॉर्मूला ये होता है जो अभी बताया। ठीक है, तो ये जो रूट वाला पोर्शन है यही है, ये पूरा सेम है दोनों, केवल ये एक्स्ट्रा होता है सिग्मा टी बाई 2। तो यदि हमें इसको प्रिंसिपल स्ट्रेस से करना है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, शियर स्ट्रेस से करना है तो इसको लगाएंगे। कंसेप्ट इज सेम। जनरली बोल्ट को हम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी से डिजाइन करते हैं, यदि हमें क्वेश्चन में ना दिया हो तो। क्यों करते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी से डिजाइन? बिकॉज बोल्ट्स आर जनरली मेड ऑफ डक्टाइल मटेरियल्स, है ना, और डक्टाइल मटेरियल के लिए कौन सी थ्योरी हमें गुड रिजल्ट्स देती है? बताइए, पढ़ा है आप सब लोगों ने? मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। हाँ, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। और डिस्टॉर्शन। हाँ, यदि क्वेश्चन में मेंशन ना हो तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और यदि मेंशन है तो फिर उससे करना है। तो आई थिंक दिस इज क्लियर। कोई डाउट है तो प्लीज बोलिए। ठीक है सर एरिया हाँ। कितना आ रहा है सर? हाँ बोलिए। सर एरिया की वैल्यू आपके पास है? मैं इसका एरिया और आंसर दोनों भेज दूंगा व्हाट्सएप पे आपको। ठीक है, राइट? यस फाइनल आंसर, एरिया, फाइनल आंसर, एम साइज, सब कुछ मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, मतलब इसके बाद कोई टॉपिक है ही नहीं। 2 मिनट में हमारा सिलेबस फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम अब जो नेक्स्ट क्लास होगी 2 बजे, उसमें हम क्विज करेंगे और थोड़ा सा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्या पैटर्न है ना, थोड़ा सा एक आइडिया आपको देंगे उसको। सो दिस इज इलास्टिक एनालिसिस ऑफ द बोल्ट। ठीक है, तो देखो ये पार्ट नंबर 1 है, ये पार्ट नंबर 2 है। दोनों पार्टों को किसकी हेल्प से ज्वाइन किया गया है? बोल्ट की हेल्प से ज्वाइन किया गया है ना। ये बोल्ट का हेड है, ये बोल्ट का नट, ये नट है ना, बोल्ट और उसकी हेल्प से ज्वाइन किया गया है। तो अब इस क्वेश्चन को हम एक न्यूमेरिकल से सीधे समझ लेते हैं। तो बताओ, ये पार्ट नंबर 1 है, ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 की थिकनेस कितनी है? 25 mm। पार्ट नंबर 2 की थिकनेस कितनी है? 25 mm। दोनों को बोल्ट से ज्वाइन किया गया है। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द बोल्ट? d। ठीक है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द बोल्ट? d। तो क्वेश्चन क्या है? 2 सर्कुलर प्लेट्स, है ना, 2 सर्कुलर प्लेट्स विथ 2d एंड d एज आउटर एंड इनर डायमीटर। ठीक है, तो यदि हम इसका टॉप व्यू देखेंगे, है ना, मान लीजिए कि फ्रंट व्यू है, तो इसका यदि मुझे टॉप व्यू देखना है तो टॉप व्यू कैसे बनेगा? देखो कैसे बनेगा, ये तो इंटरनल डायमीटर है d, तो एक तो मुझे सर्किल मिलेगा d का, दिस इज फर्स्ट सर्किल, और एक सर्किल मुझे मिलेगा कौन सी डायमेंशन का? 2d डायमेंशन, 2d आउटर डायमीटर है, तो एक 2d का सर्किल मिलेगा, एक d का सर्किल मिलेगा, राइट? तो outer and inner diameter respectively clamped together by means of a bolt as shown in figure. The bolt is made of plain carbon steel. SYT is 380. Young's modulus is given 2,07,000 megapascal, while the plates are made of aluminium. अब प्लेट का जो मटेरियल है वो है एल्यूमिनियम, है ना, और उसका यंग्स मॉडुलस कितना है? 71,000. The initial preload in the bolt is 5 kilonewton. ये जो फोर्स की इनिशियल प्रीलोड है ना, ये जो P है ये तो एक्सटर्नल फोर्स है। ध्यान दीजिए, बोल्ट पे 2 तरह के फोर्स आते हैं। एक तो हम जब बोल्ट के नट को टाइट करते हैं, है ना, तो नट को टाइट करने से भी बोल्ट के अंदर स्ट्रेस डेवलप होते हैं, है ना, तो उनको हम कहते हैं स्ट्रेस डेवलप ड्यू टू टाइटनिंग ऑफ द बोल्ट। ठीक है, तो एक तो फोर्स होता है P1 और एक फोर्स होता है P2। P1 होता है, इसको कभी कभी PI भी बोल देते हैं, है ना, इनिशियल टाइटनिंग, PI से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं कभी कभी। अभी हम इसको P1 ही मान के चलेंगे। तो P1 इज द इंटरनल फोर्स एंड P2 इज द एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, अब P1 जो टाइटनिंग फोर्स है, P1 कैसा फोर्स है? टाइटनिंग फोर्स। तो टाइटनिंग फोर्स के लिए एक हमारे पास जनरल फॉर्मूला है 2840D, ये इंपेरिकल फॉर्मूला है। ठीक है,
कि टाइटनिंग की वजह से बोल्ट के अंदर जो फोर्स डेवलप होता है वो 2840 डी